हेलो बच्चों, मैं नीति आहूजा और आज हम बायोलॉजी का लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने अपने इस लेसन जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, तो सिद्धांत हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम जैव प्रौद्योगिकी के जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसके साधन पढ़ने हैं। तो इन साधनों में से सबसे पहला एक साधन प्रतिबंधन एंजाइम हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया। अब बाकी के जो साधन हैं, कुछ एंजाइम हैं, कुछ वाहक हैं, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा जैव प्रौद्योगिकी और प्रक्रम का भाग 2। सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए तकनीक के एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो एक एंजाइम काफ़ी डिटेल में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। उसके अलावा 2 एंजाइम्स और हैं जो जिनके बिना पुनर्योगज डीएनए टेक्निक पूरी नहीं हो सकती। उसमें पहला है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, लिगन करने का, जोड़ने का काम करता है। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में हमें बाहरी डीएनए को जो मूल डीएनए है उससे जोड़ना है। तो वो जोड़ने का कार्य जो है एंजाइम जो है ये लाइगेज एंजाइम वाहक डीएनए यानी कि जो वाहक हम काम में ले रहे हैं पुनर्योगज टेक्निक में, उसके डीएनए से वांछित डीएनए जो हमें चाहिए, जैसा डीएनए हमें प्रतिकृतिकरण के बाद चाहिए, उस डीएनए के खंड को जोड़ने का। तो एक कौन सा डीएनए है, वाहक का डीएनए। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, वाहक का डीएनए। एक डीएनए किसका है, वाहक का, और दूसरा कौन है सा है, वांछित डीएनए। तो डीएनए जैसे द्विकुंडलिनी रूप में होता है, उन दोनों डीएनए को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम के बाद एक और एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमर किसे कहते हैं बच्चों, बहुलक, एक से अनेक बनना। तो आपको मालूम है डीएनए में एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है प्रतिकृतियन की, अपने समान प्रतिकृति बनाने की। तो उस प्रतिकृति बनाकर कई कॉपीज़, फोटोस्टेट में हम कई कॉपीज़ निकालते हैं ना, ऐसे ही डीएनए का एक गुण है कि उसमें अपने समान प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तो इस गुण का प्रयोग यहाँ पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बच्चों, डीएनए किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो उनका बहुलीकरण करते हैं जिससे डीएनए का निर्माण होता है। किसका बहुलीकरण होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा, किसका गुणन होता है, पुनर्योगज डीएनए का। पुनर्योगज डीएनए कैसे बना था, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। जो वाहक का डीएनए है उसके साथ वांछित डीएनए या विदेशी डीएनए जब जुड़ गया था, तो वो जो दोनों का जुड़ा हुआ भाग था वो पुनर्योगज डीएनए था। अब इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां बनानी हैं, और वो काम में कौन मदद करता है बच्चों, पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम इस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां इसके द्वारा तैयार की जा सकती हैं। और जो एक डीएनए का तो एक प्रतिकृति होती है, लेकिन जब 2 डीएनए मिले हुए हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से, तो पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इसकी प्रतिकृतियां बनती हैं, इनका बहुलीकरण होता है। और इस तरह जो बनती हैं, जैसे अपन फोटो कॉपी करते हैं, हूबहू समान पन्ना निकलता है, ऐसे ही इस बहुलीकरण में भी हूबहू समान पुनर्योगज डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। और ये क्या कहलाती हैं, इनको सी डीएनए यानी कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। तो ये डीएनए जो है, इस डीएनए की प्रतियों को सी डीएनए या कॉपी डीएनए कहा जाता है। तो पहला कौन सा एंजाइम था बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा कौन सा अपन ने पढ़ा, लाइगेज एंजाइम। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये 3 तो हो गए पुनर्योगज तकनीक में काम में आने वाले
एंजाइम्स। अब जो अगली चीज़ जो कि बिल्कुल इन्हीं के समान इम्पॉर्टेंट है वो है वाहक, क्लोनिंग वाहक, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। तो वाहक जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को वाहित करने वाला, ले जाने वाला। तो ये जो वाहक हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं, मतलब डीएनए के खंड, बहुत सारे कॉपी डीएनए बन गए। अब उसको हमें जिस परपोषी कोशिका के अंदर डालना है उसको अपन डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक वाहक, क्लोनिंग वाहक काम में लिया जाता है। तो वेक्टर के रूप में दो चीज़ें मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं, एक है प्लाज्मिड और एक है जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी तो हमने पढ़ा है बच्चों, वायरस है एक प्रकार का, तो जो जीवाणु को पर अटैक करता है और जीवाणु के ऊपर अपने जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर अपना कब्जा कर लेता है। और दूसरा है प्लाज्मिड, ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गोलाकार डीएनए है। तो ये प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी जो हैं पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक का, क्लोनिंग वाहक का काम करते हैं कि पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्योंकि वाहक का काम करते हैं इसलिए ये वेक्टर या क्लोनिंग वाहक कहलाते हैं। वाहक जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में संभव होता है, मतलब वाहक में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृतियां बनाने में, किसकी प्रतिकृतियां? डीएनए की। यदि विजातीय वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दें तो वाहक के साथ साथ वांछित डीएनए भी, जब वाहक अपनी प्रतिकृति बनाएगा तो उसके साथ जो हमने वांछित डीएनए जोड़ा है वो जुड़े हुए की भी प्रतिकृति साथ में बनेगी। तो ये वाहक इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं बच्चों, ये दो वाहक हमने देखे हैं। जीवाणुभोजी, ये तो चित्र है जीवाणुभोजी का, आप सभी इससे परिचित हैं। जीवाणुभोजी क्या है? जो कि एक जीवाणु को संक्रमित करता है और जीवाणु के आनुवंशिक मटेरियल पर अपना कब्जा कर लेता है और इन पुच्छ प्लेट के द्वारा ये जीवाणुओं के अंदर धंस जाता है। दूसरा है प्लाज्मिड, इसका एक उदाहरण है PBr 322। ये एक प्लाज्मिड का नाम है जिसमें प्लाज्मिड एक ये क्या है? जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त जो डीएनए मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वही प्लाज्मिड कहलाता है। ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं इसलिए इसका आकार हम गोलाकार देख रहे हैं। तो ये दोनों ही जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड किसका काम करते हैं? वाहक का। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में वाहक का काम, जो वांछित डीएनए है वो वाहक डीएनए के साथ मिलकर प्रतिकृतित होता है और फिर वो परपोषी कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों वाहक में क्या गुण होने चाहिए। ये जो वाहक, हर पुनर्योगज टेक्निक के लिए अलग अलग जीवाणुभोजी या अलग अलग प्लाज्मिड के भी कई प्रकार हैं, अलग अलग हम काम में लेते हैं। तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक वाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो एक कुशल वाहक के रूप में डीएनए को, वांछित डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिला करके और परपोषी कोशिका में पहुंचा सके। तो सबसे पहला है प्रतिकृतियन का उद्गम। तो हर वाहक में एक उद्गम स्थल होना चाहिए, एक उद्गम स्थल, ओरिजिन, जहाँ से प्रतिकृतियन शुरू होगा उसे कहते हैं उद्गम स्थल। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम मतलब प्रतिकृतियन मतलब एक प्रति के समान अन्य प्रतियां बनाना। इस प्रतिकृतियन का शुरू होने का जो स्थान है वो कहलाता है उद्गम स्थान या ओरिजिन स्थान, इसे ओरी भी कहा जाता है। ये ऐसा अनुक्रम है, ऐसी सीक्वेंस है जो प्रतिकृतियन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। किसी भी डीएनए के प्रतिकृतियन को शुरू करने के लिए जो आवश्यक पॉइंट है वो कहलाता है इसका उद्गम स्थल। जब कोई डीएनए खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है तो उसका परपोषी कोशिका में प्रतिकृतियन संभव
हो जाता है। यह अनुक्रम उत्पत्ति स्थल या ओरी कहलाता है। ओरी किससे बना है? ओरिजिन। किसका ओरिजिन? प्रतिकृतियन का। इस प्रति रेप्लिकेशन जो डीएनए का है उसकी शुरुआत करने का काम ये करता है। जोड़े गए डीएनए की प्रतिकृति संख्या के नियंत्रण हेतु अब प्रतिकृति कितनी होनी है? 2 होनी है, 4 होनी है, 6 होनी है कि 8 होनी है? इसका नियंत्रण भी यही ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल करता है। तो वाहक में उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल या ओरी मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा ही प्रतिकृतियन की क्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद नियंत्रित भी कि कितनी प्रतिकृतियां डीएनए की बननी है, इसको कंट्रोल या नियंत्रित भी कौन करेगा? यही स्थल। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा जो गुण, पहला गुण तो ये सभी वाहक में होना चाहिए। दूसरा गुण है वरण योग्य चिन्हक। वरण मतलब किसी चीज़ का सिलेक्शन, किसी चीज़ का चयन। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं, हम उसमें से अपने पसंद की 2 चीज़ें हमें उठाने के लिए कहा गया है, तो हमने उनका क्या करा? वर्ण कर लिया। चयन या वर्ण एक ही बात है। वाहक में प्रतिकृतियन के उद्गम के साथ वर्ण योग्य चिन्हक। किसका? वर्ण योग्य चिन्हक मतलब ये पता लगना कि ये चीज़ लेने लायक है या नहीं, इस चिन्ह का होना कहलाता है वर्ण योग्य चिन्हक। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके जब वर्ण होता है वर्ण योग्य चिन्हक से, उसके बाद जो क्रिया होती है वो है रूपांतरण, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए खंड जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, तो जीवाणु इस खंड को ग्रहण कर लेता है, तो ये रूपांतरित जीवाणु, जब जीवाणु उस बाह्य डीएनए खंड को अपने डीएनए के साथ ग्रहण कर लेता है, जोड़ लेता है, तो ये क्या कहलाता है? रूपांतरित जीवाणु। और जो जीवाणु इस डीएनए खंड को ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें अक्षम होते हैं, वो कहलाते हैं अरूपांतरित जीवाणु। तो रूपांतरित और अरूपांतरित समझ में आ गया बच्चों? जो डीएनए खंड को ग्रहण करते हैं वो रूपांतरित, और जो डीएनए खंड को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वो अरूपांतरित। वर्ण योग्य चिन्हक क्या करते हैं? ये जो सिलेक्शन के जो स्थल हैं, ये क्या करते हैं? अरूपांतरित जीवाणु को पहचान कर उन्हें समाप्त कर देते हैं, और वर्ण योग्य चिन्हक रूपांतरित जीवाणु की चयनात्मक वृद्धि में सहायता करते हैं। मतलब जो तो रूपांतरित हो गए उनको तो ये बढ़ाते हैं, और जो रूपांतरित नहीं हो सके उनको समाप्त करने में सहायता करते हैं। तो समझ में आया? वर्ण योग्य, वर्ण मतलब चयन करना, अपने काम की चीज़ कौन सी है? जो रूपांतरित हुआ है वो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में काम का है, तो उसका तो सेलेक्ट कर लिया, उसको तो चयनित कर लिया, और जो काम का नहीं था उसको धीरे धीरे समाप्त कर लिया। तो है ना समझदार? तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जो काम की बातें हैं उनको अपने दिमाग में याद रखना है, और जो बेकार की बातें हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है। तो वर्ण योग्य चिन्हक जो कि वाहक में पाए जाते हैं, उनसे ये सीखने की बात है कि काम की चीज़ को रखना है और बेकार की चीज़ को धीरे धीरे हटा देना है ना बच्चों? मज़ेदार। आगे चलते हैं बच्चों। ये प्लाज्मिड का चित्र है। एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में एंटीबायोटिक हमने कौन से पढ़े हैं? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब क्या थे? एंटीबायोटिक। तो आजकल इन एंटीबायोटिक्स के लिए, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले जीन को महत्वपूर्ण वर्ण योग्य चिन्हक माना गया है। तो ये देखो, इस पर ये एम्पिसिलिन के लिए और ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, ये जो 2 स्थल दिखाए हैं ग्रीन कलर वाले, ये दोनों स्थल क्या करते हैं? एस्चीरिया कोलाई जीवाणु में इन दोनों के लिए प्रतिरोधकता पैदा करने वाले जीन को वर्ण योग्य चिन्हक माना जाता है। तो ये वही वाहक का चित्र देखा हमने, PBR 322, जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक में वाहक के रूप में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। तो वाहक में ये गुण होना, वर्ण योग्य चिन्हक होना, ओरिजिन होना, ये सब बहुत आवश्यक है। आगे और गुण देखते हैं हम वाहक के। वाहक में तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लोनिंग स्थल।
क्लोनिंग स्थल जहाँ पर क्लोनिंग होनी है। हमने डीएनए को जोड़ दिया, डीएनए की प्रतिकृति बना ली, उनमें से कुछ को चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? पहचान स्थल। वाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? आणविक कैंचियां हैं, वो उसको काटने का काम करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम जहां पर उस पहचान स्थल को पहचाने और वहां पर उस पर क्रिया करे तथा विजातीय डीएनए को वहां पर जोड़ा जा सके। आया समझ में बच्चों? PBr 322 प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी TET-R व एम्पिसिलिन प्रतिरोधी MPR जीन होते हैं। मैंने आपको अभी दिखाए ग्रीन कलर का जो पार्ट था, ये दोनों जो हैं इस PBr 322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। ये पहचान के स्थल हैं जहां पर प्रतिबंधन एंजाइम को क्रिया करनी है और वहां पर विजातीय डीएनए को जोड़ना है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। इनमें से एक जीन में TET-R जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मतलब टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका जो प्रतिरोध है वो समाप्त हो जाता है और टेट्रासाइक्लिन उस पर असर करती है। एक जीन में TET-R जीन के प्रतिबंधन स्थल पर जब कोई विजातीय डीएनए जोड़ा जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त जीवाणुओं को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में स्थानांतरित करने पर वो वर्धन करते हैं, क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन का प्रतिरोध समाप्त हो गया है, इसलिए वो दूसरे प्रतिरोध माध्यम में एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में अगर उनको स्थानांतरित कर दिया जाए तो वर्धन यानी वो अपनी बढ़ोतरी करते हैं। अब जीन क्लोनिंग हेतु वाहक। अब कौन से वाहक हैं? जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है। कौन से जीवाणु हैं? या तो जीवाणु भोजी वायरस हैं या जीवाणु कौन से हैं? प्लाज्मिड। जीवाणुओं का अतिरिक्त आनुवंशिक डीएनए जो है वो प्लाज्मिड कहलाता है तो वो जीवाणु के अंदर ही तो इन जीवाणुओं और विषाणुओं की सहायता से, तो प्लाज्मिड क्या हो गया? जीवाणुओं, और विषाणु क्या हो गया? जीवाणु भोजी की सहायता से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है जिससे परपोषी कोशिकाएं जीवाणुओं और विषाणुओं जो उसके वाहक थे उसके अनुरूप परपोषी कोशिका कार्य करने लगती है। अब ये कौन से हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ये मृदा में मिलने वाला एक दंडाकार जीवाणु है। पूर्व में हमने सूक्ष्म जीव वाले पाठ में इसको देखा है। ये जीवाणु जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एक जेनेटिक इंजीनियर क्या काम करता है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और ये आनुवंशिकता से संबंधित काम करता है, इसलिए जीन के हेरफेर का काम करता है, इसलिए इसको आनुवंशिक इंजीनियर या जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं जो मिट्टी में ये जीवाणु मिलता है, तो द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इस रोग में पौधे की कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि कर ट्यूमर बना लेती हैं। जैसे कैंसर हमने पढ़ा है ना, कोशिकाएं नियंत्रित रूप से ना होकर अनियंत्रित रूप से कोशिका का गुच्छ बना लेती हैं, एक कोशिका का झुंड बना लेती हैं, और ये कोशिका का झुंड जो है वो ट्यूमर कहलाता है। यह ट्यूमर रोगजनक जीवाणु के लिए आवश्यक रसायनों को बनाता है। जो रोगजनक जीवाणु है उसके लिए ये जो ट्यूमर है ये आवश्यक रसायन बनाता है। जीवाणु स्वयं पादप कोशिका में पूरा जीवाणु प्रवेश नहीं करता, केवल उसका टीआई प्लाज्मिड जो है, क्या बताया मैंने? जीवाणु के अंदर ये अगर एक जीवाणु है, ये हमने एक जीवाणु का चित्र बनाया, ये जीवाणु का
आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसके अंदर अतिरिक्त ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये कहलाएगा प्लाज्मिड। क्या कहलाएगा ये? प्लाज्मिड। तो ये तो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है और ये जो गोलाकार है ये उसका अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये क्या है? प्लाज्मिड। अब ऐसा ही टीआई प्लाज्मिड पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कर रहा है। पूरा जीवाणु अंदर नहीं जा रहा, ये पूरी इसकी भित्ति नहीं जा रही, केवल उसका कौन सा भाग जा रहा है? ये प्लाज्मिड वाला भाग कोशिका में प्रविष्ट करता है। टीआई प्लाज्मिड का छोटा भाग टी डीएनए पादप कोशिका के जीनोम में समावेश करता है। अतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिएंस के टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस जीवाणु का जो मिट्टी में पाया जाता है और क्राउन गॉल नामक रोग उत्पन्न करता है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा भाग टी डीएनए पादप कोशिका के जीनोम में लग जाता है, समावेशित हो जाता है। इसलिए इस टीआई प्लाज्मिड को महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित कर प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग वाहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब इसके अलावा जंतु विषाणु, कुछ ऐसे रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु होते हैं जिन्हें सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। रेट्रोवायरस पश्च विषाणु को हानि रहित बनाकर वाहक के रूप में जंतु कोशिका में, ये पहले वाला तो किस में कर रहा था? प्लाज्मिड, प्लांट सेल्स में, और रेट्रोवायरस किस में कर रहा है? जंतु कोशिका में। वही इस रेट्रोवायरस को हानि रहित बना करके और जंतु कोशिका में वांछित डीएनए को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये हुई बच्चों इसकी विशेषता। अब ये वाहक के बारे में हमने तीनों चारों विशेषताएं वाहक की हमने पढ़ ली। अब वाहक को हमें लेके कहाँ जाना है? परपोषी जीव में। तो हम पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के साधन पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लाइगेज एंजाइम। वाहक के सारे गुण हमने पढ़ लिए। वाहक कैसे काम करता है? जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड वाहक के रूप में काम करते हैं। अब वाहक को कहाँ भेजना है? परपोषी जीव में। तो पांचवा साधन जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का है वो है परपोषी जीव, जिसके अंदर पुनर्योगज डीएनए को हमें डालना है। तो ये जो परपोषी जीव है ये क्या करता है? प्रवेश सक्षम बनाने के लिए विजातीय डीएनए खंड को उचित वाहक में जोड़ने के बाद इसे जीवाणु में, पौधे में या जंतु में जो भी परपोषी है इसमें स्थानांतरित किया जाता है। जो भी परपोषी जीव है उसमें वाहक की मदद से इसको स्थानांतरित करते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी जीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले परपोषी कोशिका को कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा बच्चों? 2 आयन होंगे, एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम क्लोराइड के रूप में कैल्शियम आयन से हमें इसको किससे संसाधित करना है? अब ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें से 2 आयन बने, एक कैल्शियम प्लस प्लस आयन और एक क्लोराइड, एक बना क्लोराइड आयन। तो हमारा काम किससे है? कैल्शियम आयन से। तो कैल्शियम आयन से इस पुनर्योगज डीएनए को संसाधित किया जाता है। परपोषी जीवाणु कोशिका को पुनर्योगज डीएनए के साथ बर्फ पर कुछ समय बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप दिया जाता है। इसे कहते हैं हीट शॉक। मतलब एकदम उस जीवाणु की जो कोशिका है उसको पुनर्योगज डीएनए के साथ हीट शॉक, सबसे पहले किससे उपचारित किया? कैल्शियम आयन से, कैल्शियम क्लोराइड वाले कैल्शियम आयन से। फिर उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दोनों को, पुनर्योगज डीएनए को और परपोषी कोशिका को साथ रखा। इस उपचार से पुनर्योगज डीएनए परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। किससे? हीट शॉक थेरेपी से ये इसके अंदर प्रवेश
कट जाता है। अब पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर किन विधियों से प्रविष्ट कराया जाता है? तो परपोषी कोशिका उसको एक्सेप्ट करेगी। परपोषी कोशिका जो है उसके बाहर कोशिका भित्ति हो सकती है, कोशिका झिल्ली हो सकती है, केंद्रक झिल्ली हो सकती है। और कहाँ जाना है जीन को? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के ऊपर। तो उसको कई स्टेप्स से अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहली विधि है सूक्ष्म अंतःक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। तो ऐसा इंजेक्शन जिसकी नीडल जो है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, उस माइक्रो इंजेक्शन की मदद से पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराया जाता है। तो इसके लिए कोई सिरिंज या माइक्रोपोर वाली इंजेक्शन वाली सिरिंज चाहिए, क्योंकि पहुंचना कहाँ है? परपोषी कोशिका के कहाँ पहुंचना है? सिर्फ कोशिका के अंदर ही नहीं जाना। कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर इसको जाना है। तो ये पहले कोशिका झिल्ली को भेदेगा, कोशिका भित्ति को भेजेगा, फिर गुणसूत्र तक इसकी पहुंच हो पाएगी। इस विधि में माइक्रो इंजेक्शन, एक तरह का जो हमें इंजेक्शन लगता है उससे भी सूक्ष्म एक इंजेक्शन होता है, जिसके द्वारा पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे पहुंचा दिया जाता है। दूसरा है जीन गन या बायोलिस्टिक विधि। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? पादप कोशिकाओं के लिए, पहले तो जो पहली विधि थी वो जंतु कोशिकाओं के लिए। अब पादप कोशिकाओं में क्या है कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति और है, आपको मालूम है ना, ये क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी, इसके अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली। फिर क्या है? कोशिका झिल्ली। और फिर तीसरी कौन सी है? ये कौन सी है? केंद्रक, केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर हमको इसको पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाना है। तो हमें कितनी झिल्लियां भेजनी है? 1, 2 और 3। पहले भित्ति, फिर झिल्ली, फिर केंद्रक झिल्ली। तो हमें 3 झिल्लियों को भेजना है। तो ये काम करने के लिए एक जीन गन, इसे कहते हैं बायोलिस्टिक विधि। इसके लिए सोने या टंगस्टन के जो कण होते हैं उनको डीएनए से विलेपित करके उस पर डीएनए लगाकर उच्च वेग के, मतलब डीएनए को लपेट दिया जाता है इन कणों पर। उच्च वेग के कणों की बमबारी प्रोजेक्टाइल गन के माध्यम से पादप कोशिका में, किस में हो रही है? ये पादप कोशिका में। और क्यों ज़्यादा वेग की आवश्यकता है? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर पहुंचने के लिए उसे 3 भित्तियों को, 3 लेयर्स को पार करना है। सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के बाद वो गुणसूत्र तक पहुंचेगा जहां पर डीएनए मिलेगा, जीन मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? तीव्र वेग के कण कोशिका के अनेक स्तरों को भेदकर केंद्र के अंदर केंद्रक में पहुंचकर रूपांतरण कर देते हैं। ये जो पुनर्योगज डीएनए है वो इन सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कण, जिन्हें प्रोजेक्टाइल गन के द्वारा, गन से क्या होता है? गोली तेजी से निकलती है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल गन है जिससे तेज गति से ये कण निकलते हैं। और इन कणों के साथ ही पुनर्योगज डीएनए भी इन कोशिका की तीनों भित्तियों को, झिल्लियों को पार करता हुआ अंदर पहुंच जाता है। अब तीसरी विधि है अहानिकारक रोगजनक वाहक। बिना हानि पहुंचाने वाले कौन से वाहक हैं जिनके माध्यम से इसे अंदर पहुंचाया जा सकता है? प्राकृतिक रोगजनों की रोगकारी प्रकृति को समाप्त करके उनकी जीन डिलीवरी क्षमता का प्रयोग वांछित डीएनए को स्थानांतरित करने में किया जा सकता है। तो जैसे अपन ने पढ़ा, जंतुओं में रेट्रोवायरस और पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो ये दोनों इनकी क्या करते हैं? रोगकारी प्रकृति को खत्म कर देते हैं। मतलब इनको रोग नहीं, जैसे रेट्रोवायरस या पश्च वायरस है, ये कैंसर कारक है, जंतु में कैंसर सेल्स को उद्दीपित कर देता है, तो वो कारक इसका हटा दिया। लेकिन इस रेट्रोवायरस को किसके लिए? पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसकी जो जीन डिलीवरी क्षमता है इसका प्रयोग
किया जाता है, रेट्रोवायरस का जंतुओं में और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का पौधों। तो ये बच्चों हमने पढ़े पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के सभी साधन जो काम में इस टेक्निक में लिए जाएंगे। तो ये वाहक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पुनर्योगज डीएनए टेक्निक का अंतिम परपोषी कोशिका में किस तरीके से पुनर्योगज डीएनए डाला गया ये हमने समझा। अब अगले पार्ट में हम पुनर्योगज डीएनए की प्रक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।